हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और आज हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष के कनौज के त्रिपक्षीय संघर्ष के एक हिस्सेदार राष्ट्रकूट वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हम लोग का राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश, इसका जो एरिया था वो आपको दक्षिण भारत का एरिया था, यानी कि दक्षिण भारत से कनौज के संघर्ष में भाग लेने वाला यह राजवंश था, राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, इसके संस्थापक देखेंगे हम लोग दंती दुर्ग। कौन? दंती दुर्ग। किसी किसी बुक में आपको दंती बर्मन भी मिलता है, लेकिन आप तो दंती दुर्ग पर ज़्यादा फोकस करेंगे। दंती दुर्ग, इन्होंने 752 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया। इसकी राजधानी मान्यखेत। कहाँ? मानखेत। राजधानी इसकी थी मानखेत, जो सोलापुर के निकट है। सोलापुर आपको महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहा जाता है कि राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्यों के सामान थे, यानी कि ये लोग शासक बनने से पहले किसके सामंत थे? तो चालुक्यों के सामंत थे। चालुक्य के सामंत का मतलब यह समझ गए, राजा के अंदर जमींदारी, माने एक एरिया का ही शासन करने का काम संभालते थे। ठीक है, कृष्ण प्रथम इसके अगले शासक हैं। कृष्ण प्रथम चालुक्यों और मैसूर के गंगो मतलब यहाँ पर हो जाएगा गंग वंश। ठीक है, इन्होंने कृष्ण प्रथम ने चालुक्यों को पराजित करने का काम किया और मैसूर के गंगों को भी पराजित करके उस पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर दी, यानी कि इसने वास्तविकता में राष्ट्रकूट वंश को एक राजवंश की नींव डाल दी। देख रहे हैं, यानी कि प्रभुसत्ता का मतलब आप समझ ही रहे हैं, संप्रभुता। ठीक है, कृष्ण प्रथम न एक केवल साम्राज्य विस्तार में बेहतरीन शासक थे, बल्कि वे एक महान निर्माता भी थे। ठीक है, कैसे? देखिएगा, उसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, ये बराबर एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कृष्ण प्रथम ने कराया, जो राष्ट्रकूट वंश के एक बेहतरीन शासक थे। ठीक है, तो उसने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, जिसको कि गुहा मंदिर भी कहा जाता है। क्या मंदिर? गुहा मंदिर। ठीक है, कैलाश मंदिर। अगले एक बेहतरीन शासक होंगे ध्रुव, जिसे धारा वर्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धारा वर्ष भी कहा जाता है। कहते हैं कनौज के जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, कनौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम राष्ट्रकूट शासक था, यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट वंश की तरफ से सर्वप्रथम ध्रुव ने कनौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। और भाग ही नहीं लिया था, बल्कि इन्होंने अपने शक्ति पराक्रम और अपनी वीरता से पाल शासक धर्मपाल, देख रहे हैं, ये जो पाल वंश के महानतम शासक होंगे धर्मपाल, और प्रतिहार शासक वत्सराज, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक होंगे, को पराजित करने का काम किया। यानी कि उस समय के अपने दो प्रतिद्वंदी शासकों धर्मपाल और वत्सराज,
जो अपने अपने वंश के, अपने अपने राजवंश के क्या थे, एक बेहतरीन शासक थे। दोनों को पराजित करके इन्होंने अपना लोहा मंगवाने का काम किया। ठीक है, यानी कि ध्रुव, देखा जाए तो ध्रुव अपने समय के सबसे बेहतरीन ताकतवर शासक हो जाएंगे। और इन्होंने अपने जो विजय का उत्तरी कनौज पर जो विजय किया, प्राप्त किया, तो उसने अपने राज चिन्ह के रूप में गंगा और यमुना को प्रतीक चिन्ह के रूप में स्थापित करने का काम किया। गंगा और यमुना को अपने राज चिन्ह के रूप में उपयोग किया, सिंबल ऑफ स्टेट के रूप में उपयोग किया जाएगा कि क्या जी का, गंगा नदी और यमुना नदी। क्यों? क्योंकि ध्रुव ने आपको दक्षिण भारत का होते हुए भी कनौज पर अधिकार किया और अपने समय के बेहतरीन शासक धर्मपाल और वत्सराज को पराजित करके कनौज पर अधिकार किया था। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण शासक है गोविंद तृतीय। कौन शासक? गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय का समय काल है 793 से 814 ईस्वी। ठीक है, जो आपको ध्रुव, जो अपने वंश के एक महान शासक थे, ध्रुव ने अपने तीसरे पुत्र, यानी कि अपने पहले दूसरे पुत्र को नहीं, अपने तीसरे पुत्र को, जो सभी पुत्रों में योग था, उसके पक्ष में सिंहासन का त्याग कर दिया और खुद संन्यास ले लिए। देख रहे हैं, खुद संन्यास लिए और अपने तीसरे पुत्र को, जो कि उनके सभी पुत्रों में योग था, उनको राजगद्दी देने का काम करेंगे ध्रुव। ठीक है, जो गोविंद तृतीय होंगे। गोविंद तृतीय कहते हैं ये राष्ट्रकूट वंश के महानतम शासक होंगे, यानी कि प्रतापी शासक होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका जो काल था राष्ट्रकूट वंश शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। ठीक है, कहते हैं उन्होंने अपने समय के बेहतरीन शासकों को पराजित करने का काम किया है, अपने पड़ोसी राजाओं को जीतने का काम किया है। ठीक है, यहाँ तक इन्होंने हिमालय तक अभियान करने का भी काम किया। गोविंद यही नहीं, उसने अपने समय के बेहतरीन शासक जो रहेंगे उस समय के उनके प्रतिद्वंदी, जो कनौज के त्रिपक्षीय संघर्ष के हिस्सेदार होंगे, पाल शासक धर्मपाल, देख रहे हैं, तथा प्रतिहार शासक नागभट्ट को पराजित करेंगे। देख रहे हैं ना, यानी कि राष्ट्रकूट वंश के जो शासक होंगे ध्रुव और गोविंद तृतीय, ये दोनों अपने समय के प्रतिद्वंदी शासक प्रतिहार वंश और पाल वंश के शासकों को अच्छी तरह, माने क्या कहते हैं उसको, बुरी तरह पराजित करने का काम करेंगे। गोविंद तृतीय के बाद उनका पुत्र अमोघ वर्ष, कौन सा? अमोघ वर्ष, जो कि एक अल्प वयस्क बालक होगा, कम उम्र में ही इनको राजगद्दी सौंप दी जाएगी। इनका शासनकाल 814 से 876 वर्ष, मतलब कि लगभग कितने वर्षों शासन करेंगे? 62 वर्ष, बहुत लंबा समय है। 62 वर्षों तक इनका शासनकाल रहेगा। गोविंद तृतीय के अल्पवयस्क उत्तराधिकारी कौन थे? अमोघ वर्ष। ठीक है, जो कर्क के संरक्षण में शासक बनेंगे, क्योंकि वो तो छोटे रहते हैं, इसलिए इनके संरक्षक के रूप में किसको स्थापित किया जाएगा? कर्क। आगे आते हैं। अमोघ वर्ष में अपने पूर्वजों की भांति सैन्य उत्साह का अभाव था। किसका अभाव था? सैन्य उत्साह, क्योंकि ये तो अल्प समय में ही राजा बन गए थे, जिसका यह आंशिक कारण यह हुआ कि उनका जो मन था वह धर्म और साहित्य की ओर ज़्यादा लगेगा। किधर लगेगा? धर्म और साहित्य की ओर, न कि सैन्य अभियान की ओर। इसलिए अमोघ वर्ष विद्या एवं कला का उदार संरक्षक था। क्या था? संरक्षक। किसका? विद्या और कला का। ठीक है, उन्होंने एक बेहतरीन ग्रंथ की भी रचना की जिसका नाम है कवि राजमार्ग। क्या? कवि राजमार्ग। किस भाषा में है? कन्नड़ भाषा में है, नोट करते रहेंगे। कन्नड़ भाषा में है कवि राजमार्ग। ग्रंथ की रचना करेंगे, कौन करेंगे? अमोघ वर्ष।
ठीक है। यही नहीं, उनके राज दरबार में यानी कि राजसभा में अधिक विद्वान भी निवास करते थे। उन्होंने अनेक विद्वानों को क्या दिया था, आश्रय भी देने का काम किया था। ठीक है, तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण विद्वान, उनकी रचना इस प्रकार है, देखेंगे हम लोग। जैसे में आदि पुराण, आदि पुराण देख रहे हैं, आदि पुराण, जिसके रचयिता थे जीनसेन, जीनसेन देख रहे हैं ना। उसके बाद गणित सार संग्रह, गणित सार संग्रह, जिसके रचयिता है महावीराचार्य। ठीक है, ये उस समय के बेहतरीन विद्वान थे जो कि अमोघ वर्ष के राजसभा में निवास करते थे। अब ये देखिए, अमोघ वर्ष किस धर्म को मानते थे, तो अमोघ वर्ष जैन धर्म को मानते थे। किंतु जैन धर्म को मानते हुए भी वो काफ़ी सहिष्णु व्यक्ति था, माने वो सभी धर्मों का आदर करता था। देख रहे हैं, वो सभी धर्मों का आदर करता था। कैसे देखेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि अमोघ वर्ष विद्या और विद्यादान और पुरस्कार देने के मामले में वो बहुत आगे था। इसलिए इतिहासकार उसे चंद्रगुप्त द्वितीय से भी बेहतरीन शासक बताते हैं विद्या और पुरस्कार देने के मामले में। ठीक है, अमोघ वर्ष किस धर्म को मानता था, तो जैन धर्म को मानता था। इतना होते हुए भी वो हिंदू देवी देवताओं का सम्मान करता था, हिंदू देवी देवताओं का सम्मान करता था। जैसे कि कहा भी गया है, सज्जन के ताम्रपत्र अभिलेख पर कहा गया है, लिखा गया हुआ है कि अमोघ वर्ष एक समय लक्ष्मी देवी को अपना बाएं हाथ की उंगली चढ़ा दिया। क्या चढ़ा दिया, बाएं हाथ की उंगली, जो उसको क्या प्रदर्शित करता है कि वो हिंदू देवी देवताओं के प्रति भी सम्मान का भाव रखता था। यानी कि जैन धर्मावलंबी होते हुए भी वो काफ़ी बेहतरीन शासक था जो सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव रखता था। अपने जीवन के अंतिम समय में उसने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ले ली। क्या ले ली, जल समाधि। यानी कि जो जैन धर्म में जीवन की समाप्ति करने का रूल है, नियम है, संलेखना विधि। कौन सा विधि, संलेखना विधि। उसके तहत अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में ही जल समाधि लेने का काम करेंगे और अपनी जीवन लीला समाप्त करेंगे। अब एक अगला शासक होंगे इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय, ठीक है, इनका शासन होगा 915 से 927 ईस्वी। इनके समय में अरब यात्री कौन आया था, अल-मसदी। अल-मसदी अरब यात्री राष्ट्रकूट वंश के साम्राज्य में जब आया था तो उस समय वहाँ का शासक था इंद्र तृतीय। कौन शासक था, इंद्र तृतीय। अब है कृष्ण तृतीय अगला महत्वपूर्ण शासक और इस वंश का सबसे अंतिम महत्वपूर्ण शासक कृष्ण तृतीय, जिनका शासन काल है 939 से 965 ईस्वी, यानी कि लगभग इन्होंने 26 वर्षों से शासन किया। यह है राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक। ठीक है, कहते हैं कृष्ण प्रताप काफ़ी पराक्रमी शासक था। क्या था, काफ़ी पराक्रमी शासक था। और यही कारण है कि इसने चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित कर दिया। चोल तो अपने आप में बेहतरीन शासक थे, काफ़ी विजय रहते थे वो लोग हमेशा, तो उनको भी पराजित करने का काम कौन करेंगे, कृष्ण तृतीय। और यही नहीं, इनकी जो नीति थी अपने पड़ोसी राजाओं के साथ दुर्व्यवहार की, बराबर युद्ध करने की, इसके कारण इनके जो पड़ोसी राजा थे इनसे खिन्न हो गए। और जब ये इनकी मृत्यु हो गई तो इसके बाद इनके पड़ोसी राजाओं ने इनके उत्तराधिकारियों को क्या कर दिया, छिन्न भिन्न करके साम्राज्य को ही विघटित करने का काम किया। ठीक है, इनके दरबार में एक महान विद्वान कवि रहते थे जिसका नाम था पोन, कवि पोन। इन्होंने कन्नड़ भाषा में शांति पुराण की रचना की। किसकी रचना की, शांति पुराण की। ठीक है, 973 से 74 ईस्वी में लगभग 973 से 74 ईस्वी के लगभग इस वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय, इस वंश के अंतिम शासक कौन होंगे, कर्क द्वितीय को चालुक्य शासक
कौन? चालुक शासक तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय ने पराजित करके एक नए राजवंश कल्याणी के चालुक वंश की स्थापना की। यानी कि जब इस साम्राज्य का विघटन होगा, इस साम्राज्य का विघटन होगा, तो यही नहीं परमार वंश की भी स्थापना होगी और कल्याणी के चालुक वंश की भी स्थापना होगी। ठीक है। राष्ट्रकूटों के बारे में कहा जाता है कि राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को, किसको? मुसलमान व्यापारियों को, जो काफ़ी अलग इनकी नीति थी, को अपने राज्य में बसने की तथा इस्लाम के प्रचार करने की भी स्वतंत्रता दे दी। देख रहे हैं? यही नहीं, आपको कहा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे, राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे वो दक्षिण भारत के एक बेहतरीन राजवंश रहेंगे। तो उनका जब विघटन होगा तो परमार वंश कल्याणी के चालुक वंश, मैंने दो नए राजवंशों का उदय होगा। ठीक है। तो कनौज के त्रिपक्षीय संघर्ष के जो 3 भागीदार थे, राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश और गुर्जर परतियार वंश, इन तीनों के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। आशा करते हैं कि आप लोग को मेरा यह वीडियो काफ़ी फायदेमंद होगा और एग्जाम में जो सवाल पूछे जाएंगे वो आपके लिए उपयोगी होगा। ठीक है। और सारे सवाल का जवाब बन जाएगा।